नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ओवैसी और राहुल गांधी के टारगेट पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी के खिलाफ एक नया इकोसिस्टम तैयार किया गया है और इस इकोसिस्टम में मोदी विरोधियों ने एक ट्रोल आर्मी रेडी की है। मोदी विरोधियों का अटैक का तरीका बदला है। अब नुपुर शर्मा की बात पुरानी हो गई। कतर ईरान का मसला भी अब खत्म हो गया है। टारगेट पर अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी आ गए हैं। मोदी विरोधी नेता घुमा फिराकर अपनी हर लाइन में मोदी को ही फिट कर रहे हैं। लेकिन इस एंटी विरोधी खेमे की स्क्रिप्ट कहां रेडी हो रही है? मोदी को घेरने वाले लोगों में कितने भारत के रहने वाले हैं और कितने बाहर के रहने वाले हैं? ऐसा खुलासा आप देखने जा रहे हैं, जिसकी परत दर परत जैसे जैसे खुलेगी आप चौंकते चले जाएंगे। अब टारगेट पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं। चारों तरफ से हमले सिर्फ मोदी पर हो रहे हैं। हमलावर कौन है, कितने हैं, कहां कहां छिपे बैठे हैं? मोदी को घेरने के लिए जो ट्रोल आर्मी उतारी गई है, उसके कमांडर इन चीफ कौन कौन है, किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? देश के भीतर मोदी पर हमला करने वाले ओवैसी हैं, राहुल हैं। देश के बाहर मौजूद विदेशी ताकतों के निशाने पर भी मोदी ही है। मुस्लिम देश पीछे पड़े हैं, पश्चिमी देश भी मोदी पर हमलावर हैं और इन सब के पीछे एक बहुत गहरी पाकिस्तानी साजिश है। आज हम एक एक करके आपको सारा थ्रेड समझाएंगे। इस वक्त मोदी की तस्वीर यूं ही नहीं घूम रही, उसे घुमाया जा रहा है। एंटी इंडिया हैशटैग जानबूझकर फिट किया जा रहा है। भारत विरोधी नैरेटिव वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कराया जा रहा है। 1000 2000 नहीं, लाखों ट्वीट्स पूरी प्लानिंग के साथ प्लॉट किए जा रहे हैं। ये हेट कैंपेन आज अभी इस वक्त भी चल रहा है। सबका लोकेशन सेम ही है। एक एक एंटी इंडिया ट्वीट का मास्टरमाइंड पाकिस्तान ही है। लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान में वही हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। लाहौर से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से सेम हैशटैग के साथ लाल किले की डॉक्टर्ड इमेज घुमाई जा रही है। मोदी को धमकी दी जा रही है। गजवाए हिंद की कस्में खाई जा रही हैं। जिहाद जिहाद वाले टेक्स्ट चिपकाए जा रहे हैं। अरब देशों से नहीं, पाकिस्तान से बॉयकॉट। इंडियन प्रोडक्ट्स वाला नैरेटिव कैसे चल रहा है? कौन चला रहा है? इंडियन फिल्म्स, इंडियन सॉन्ग्स के बहिष्कार की पटकथा कौन लिख रहा है? कैसे लिखा जा रहा है? यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। तस्वीरें भी हैं, सबूत भी हैं। भारत को बदनाम करने वाले, मोदी के खिलाफ साजिश रचने वाले चेहरे भी हैं। यह शख्स कौन है जो मोदी और नुपुर शर्मा की तस्वीरों के साथ हेट इंडिया वाला वीडियो बनाता है? इस शख्स का लोकेशन क्या है जो हर दूसरे दिन मोदी की तस्वीर फिट करता है, मंदिर मस्जिद करता है? हमने इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के एक एक तार जोड़े हैं। इस शख्स ने किसके साथ कहां पर बैठकर ऑर्डर दिया, किसके कहने पर एंटी इंडिया स्क्रिप्ट लिखा, गल्फ देशों को कैसे लपेटा, आज सबूतों के साथ सबका खुलासा होगा। हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का सच क्या है, आज पूरे देश को पता चलेगा। बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स से पहले बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स का कैंपेन भी चला था। 2020 में मुस्लिम देशों में यह हैशटैग जबरदस्त ट्रेंड हुआ था। आपको बता दें कि उस हैशटैग को जनरेट करने वाला एक लोकेशन पाकिस्तान ही था। जो यार है शर्मा को। और अब सेम टू सेम वही पैटर्न पाकिस्तान में दिख रहा है। सोशल मीडिया से लेकर पाकिस्तान के गली मोहल्लों तक एंटी इंडिया, एंटी मोदी नैरेटिव अपने आप नहीं चल रहा है, इसे बाकायदा चलाया जा रहा है। और इस इंटरनेशनल साजिश में शामिल खिलाड़ियों की पहुंच सीधे सीधे पाकिस्तानी फौज तक है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2019, 2020, 2021 तीनों ही साल पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट का टेप बजता रहा। इस बार दो फर्क है। नंबर 1 ये कि इंडियन प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की रफ्तार थोड़ी तेज है और नंबर 2 ये कि मोदी पर डायरेक्ट असॉल्ट है।
इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। इस खेल का लोकेशन इस्लामाबाद, पाकिस्तान है। खिलाड़ी पाकिस्तानी आर्मी भी है, पाकिस्तान के लीडर्स भी हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। ये हुकूमत को मैं इनको कहता हूं कि सख्त पोजीशन ले इसके ऊपर। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले कि हिंदुस्तान की जो बीजेपी पार्टी है, जो मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ है, अपने ये शरीफ खानदान, अपने ताल्लुकात जो मोदी से है वो तोड़े और ये इस वक्त सख्त स्टैंड ले। पाकिस्तान से रची गई इस साजिश में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। पहले इसकी टाइमलाइन देखिए। 5 जून की शाम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम बायकॉट इंडिया वाला ट्वीट करता है। उसी दिन देर रात तक बार बार एंटी मोदी, एंटी इंडिया वाले टेक्स्ट चिपकाए जाते हैं, उसे ट्रेंड कराया जाता है। अब पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम है क्या? इसके पीछे किसका दिमाग लगा है? दरअसल पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोपेगेंडा ग्रुप है। एंटी इंडिया और एंटी मोदी नैरेटिव चलाने के लिए यह ग्रुप उर्दू और अंग्रेजी में तो अलग अलग हैशटैग ट्रेंड कराता ही है। इसके अलावा इसका एक अरबिक डिवीजन भी है। ताजा विवाद में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के इसी अरबिक डिजाइन ने पर्दे के पीछे से सारा खेल किया है। और सबका मास्टरमाइंड नंबर 1 है अनीस कमाल खान नाम का शख्स। ये एक पाकिस्तानी नेशनल है। जब हमने इसकी प्रोफाइल खंगाली तो देखिए क्या मिला। कहां रहता है, कहां से ऑपरेट करता है, किस संस्था से जुड़ा है, सबकी डिटेल अवेलेबल है। हमने कुछ और पड़ताल की तो पता चला कि यह शख्स पाकिस्तान में पीटीवी के लिए भी काम कर चुका है। लिंक्डइन पर इसकी पूरी प्रोफाइल मौजूद है। इस शख्स का बायोडेटा चेक करते हुए हमारी नजर एक इंटरेस्टिंग चीज पर पड़ी और वो थी इसकी पढ़ाई लिखाई। यह शख्स रावलपिंडी कैंट के फजाई इंटर कॉलेज का छात्र है। जब हमने इस कॉलेज की तफ्तीश की तो एक चौंकाने वाली बात पता चली। गौर से देखिए, इस कॉलेज का पुराना नाम है PAF कॉलेज। PAF कॉलेज यानी पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज, जिसे पाकिस्तानी वायुसेना ही चलाती है। थोड़ी डिटेल इकट्ठा करने पर मालूम चला कि अनीस कमाल खान का पिता कमाल पाशा पाकिस्तानी वायुसेना के इसी कॉलेज के लाहौर वाले ब्रांच में पढ़ाता है। मोदी और भारत विरोधी साजिश में शामिल पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोरम का दूसरा मास्टरमाइंड है उमैर असलम और इसका पिता भी पाकिस्तानी एयरफोर्स में रह चुका है। ये तो हुई 2 पाकिस्तानी हैंडलर्स की बात, इसमें एक तीसरा भी है। और अरब देशों में मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ माहौल बनाने में इस कैरेक्टर ने बड़ा रोल प्ले किया है। इस तीसरे कैरेक्टर का नाम है हुज़ैफ फरीद। ये पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोरम के अरबिक ब्रांच को हेड करता है। ट्विटर प्रोफाइल पर खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताता है। इस्लामाबाद से ऑपरेट करता है। इसके करीब 1 लाख फॉलोअर्स हैं। ये शख्स व्हाइट न्यूज अरेबिया नाम से अपना यूट्यूब अकाउंट भी चलाता है, मगर इसके यूट्यूब अकाउंट का लोकेशन पाकिस्तान नहीं, सऊदी अरब दिखाता है। इन सारे फैक्ट से अब ये शीशे की तरह साफ हो चुका है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अरब देशों में मौजूद अपने नागरिकों का इस्तेमाल एंटी मोदी और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए कर रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े लोग और संस्थानों को डायरेक्ट पाकिस्तान से दाना पानी मिल रहा है और नॉन स्टॉप फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। देखिए, इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ये प्रोपेगेंडा कहां से चल रहा है, कैसे विदेश में एंटी इंडिया हैशटैग को पूरी तरीके से ट्रेंड करवाया जा रहा है और इसके पीछे कौन सा मुल्क है ये भी हम आपको बता रहे हैं। परत दर परत किस तरीके से खुलासे हुए हैं, कैसे देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोदी विरोधी लोग विदेश में बैठकर अगर हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं तो कुछ लोग अपने देश के भी हैं जो किस तरीके से ये ट्रेंड करा रहे हैं हैशटैग को, वो हमने आपको बताया। आगे किस तरीके से पूरा खेल चल रहा है देखिए जरा। तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और सबूत देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है, इस वक्त इस्लाम के नाम पर भारत में जो कुछ भी हो रहा है देश विरोधी ताकतों के एजेंडे में वो नहीं है। वो हर 2 महीने में एंटी इंडिया एटमॉस्फेयर क्रिएट करते रहते हैं। दुबई एक्सपो 2020 के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त भी भारत के कमर्शियल पवेलियन को इसी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम में मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। भारत के खिलाफ बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चलाया था, सऊदी और यूएई को भी टारगेट किया था और इस बार भी सेम वही स्क्रिप्ट दिखाई जा रही है।
वही पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम, वही मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ नॉन स्टॉप लॉबिंग कर रहे हैं। मगर अब सब एक्सपोज हो चुके हैं। खुद पाकिस्तान से जुड़े लोग ही पाकिस्तान से चल रहे एंटी इंडिया प्रयोग और मोदी विरोधी प्रयोग को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मसला ये है कि ओपन मार्केट है भाई, इंडिया पाकिस्तान की तरह भीखे नहीं मांग रहा ना भाई, तो इंडिया का तुम लोग क्या उखाड़ लोगे। पाकिस्तान में भी किसी को पता ही नहीं कि नूपुर ने कहा क्या था, ऐसे ही लगे हुए पूरी दुनिया के। मुझे एक मेरे कराची के एमक्यूएम के मैं पहले एमक्यूएम में था तो एमक्यूएम के कलीग है, उनका फोन आया, आरिफ भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, गुस्ताख रसूल के साथ आप उनका साथ दे रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब आपको पता है नूपुर शर्मा ने बोला क्या है? बोला हमें पता भी नहीं करना, हम ऐसी गंदी बातें सुनते भी नहीं। अरब कंट्रीज अब ठंडे पड़ गए हैं, उनको औकात याद आ गई है। खुद को भी कभी जैसे आपने कहा कि उस कटहरे में खड़ा करें कि यहाँ पे जिस तरह से जो है वो 1000 से ज्यादा बच्चियां हिंदुओं की उनको उठा के ले जाते हैं, कभी उनका मंदिर तोड़ देते हैं, कभी जला देते हैं, कभी उनको जो है ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के जेलों में डाल देते हैं, कभी जान से मार देते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आवाज नहीं उठती। ओआईसी वाले भी चुप बैठे रहते हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी कुछ नहीं कहती, और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ होता रहता है और हम कहते नहीं जी हम तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और साफ झूठ बोलते हैं जबकि उनकी पिक्चर्स भी मौजूद हैं, पूरे रिकॉर्ड होते हैं। तो हमें तो खैर कोई राइट ही नहीं है कि हम इस तरह की बात करें। लेकिन अभी ये साजिश खत्म नहीं हुई है। देश के दुश्मन अभी भी ताक में बैठे हैं, उनका प्लान लॉन्ग टर्म वाला है। ऐसे लोगों को, ऐसी भारत विरोधी ताकतों को पहली बार लग रहा है कि शायद इस बार मोदी घिर गए हैं, तो और तेज हमले हो रहे हैं। अचानक से ट्रोल आर्मी बढ़ा दी गई है। इस ट्रोल आर्मी के कमांडर अलग अलग बैठे हैं, कुछ देश के बाहर हैं तो कुछ देश के भीतर। और ये सब सिर्फ इस्लाम के नाम पर नहीं हो रहा, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में मोदी की पूंछ है, इंडिया की पूंछ है। मुस्लिम वर्ल्ड में सब के सब मोदी के दोस्त हैं, सऊदी से लेकर यूएई तक सब इंडिया के पार्टनर्स हैं, और इसी पार्टनरशिप को तोड़ने की साजिश चल रही है। मगर अफसोस, जो साजिश विदेश में चल रही है उसे देश के भीतर से दाना पानी देने का काम मोदी विरोधी कर रहे हैं। इकलौते ओवैसी हैं जो माइक पर आते हैं, खुले में बोलते हैं, सीधे चुनौती देते हैं, बार बार वही मोदी वाला राग अलपते हैं। 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। राहुल तो हर रोज सुबह उठते ही सीधे ट्विटर पर हमला करते हैं, शब्दों के बहाने मोदी को टारगेट करते हैं। मगर भाईजान जब कैमरे पर आते हैं तो अपनी टीम लेकर आते हैं, पहले अपने साथियों से, अपने सांसदों से मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है का डायलॉग बुलवाते हैं, लोगों को बहकाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो समझ रहे कि हम कुछ भी बोलेंगे और हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब इस देश को कमजोर करने का काम कर रहे,
जाति जाति धर्म मजहब के अंदर बांटने का काम कर रहे, वो दौर गया। अब दौर असदुद्दीन अवैसी साहब का है। अब अगर तुम बोलेंगे, अब अगर तुम बोलेंगे तो तुम्हारे पप्पा को भी सुनना पड़ेगा। जो अभी बच गया है टू बी कंटिन्यूड बोलकर आगे अभी सिर्फ छोटे छोटे गोलियां चलाए हैं, आगे AK-47 लेकर आएंगे उसमें। आज हालात बड़े नाजुक है, आज हालात बड़े नाजुक है। आज जिसके दिल में जो आ रहा है मुसलमानों के खिलाफ में, हमारे इबादत गाहों के खिलाफ में, कुरान करीम के खिलाफ में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में आपकी शान में गुस्ताखियों का सिलसिला चालू है। मुसलमान मरता है तो मर जाए, पिटता है तो पिट जाए, जेल में जाता है तो चला जाए। मुसलमानों के खिलाफ में कोई बोलता है तो बोल ले, लेकिन कोई नहीं बोलता। वोट मांगने आते हैं, भिखारियों की तरह हमसे वोट लेते हैं, इख्तियार को हासिल करते हैं और फिर हमें भूल जाते हैं। और ये सब होने के बाद जब ओवैसी खुद माइक पकड़ते हैं तो इस्लाम के बहाने मोदी पर कुछ ऐसा कह देते हैं जिसे पाकिस्तान जैसे दुश्मन हाथों हाथ लपक लेते हैं। पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सबके दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के, याद रखो। वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के। अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। एक लाइन में पाकिस्तान से लेकर इंडिया के भीतर तक मोदी के दुश्मनों का थ्रेट समझे तो टारगेट पर कोई नुपुर शर्मा नहीं है, सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी ही है। मगर उन सबके लिए भी बुरी खबर है। कतर में भारत के उपराष्ट्रपति का दमदार वेलकम हुआ। ईरान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं, यानी अरब देशों को लेकर भारत के दुश्मनों ने, मोदी के दुश्मनों ने जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की, जो चीजें घुमाने की कोशिश की, सब धरी की धरी रह गई। क्योंकि दुनिया अच्छी तरह जानती है, मुस्लिम वर्ल्ड भी अच्छी तरह जानता है, होना कुछ नहीं है। सबको भारत के साथ ही आना है, सबको मोदी के साथ ही आगे बढ़ना है। और अब अगली लड़ाई रामपुर और आजमगढ़ में होगी। योगी के सामने रामपुर में आजम खान और आजमगढ़ में अखिलेश यादव है। मोदी लहर में भी ये दोनों सीटें बीजेपी हार गई थी। इस बार माहौल बदला बदला सा है। हिंदू वोट योगी की तरफ दिख रहा है और मुस्लिम वोट में भी सेंध लग रही है। इन दो उपचुनावों से योगी विरोधी खेमे में बहुत तनाव है। मायावती ने ऐसा क्या खेल कर दिया जिससे अखिलेश यादव का प्लान फेल हो सकता है? योगी ने रामपुर में किसको उतारा जिससे यादव वोट भी बढ़ सकता है? रामपुर और आजमगढ़ की हकीकत क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। रामपुर
आजमगढ़, दो मैदान, राजनीति के दो सबसे अहम इलाके, दो सबसे अहम लोकसभा सीटें, दोनों सीटों को समाजवादी पार्टी ने छोड़ा है। रामपुर से आजम खान सांसद थे। आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा का चुनाव जीता था। दोनों सीटों पर लोकसभा उपचुनाव है, मगर टेस्ट मुस्लिम वोटों का है, मुस्लिम यादव समीकरण का है, मुस्लिम दलित गठजोड़ का है। पहले बात रामपुर सीट की, जहां पर अखिलेश यादव ने आजम खान को फ्री हैंड दे दिया। यूं तो उम्मीदवारों का ऐलान समाजवादी पार्टी के ऑफिस से होता आया है, लेकिन इस बार आजम खान ने समाजवादी पार्टी का इतिहास बदल दिया। हमारे एक बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम राजा। हम आसिम राजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। अगर जरा सी भी कोताही की तो मेरी स्याह रातें और स्याह हो जाएंगी, मेरे लम्हे बरसों में बदल जाएंगे। रामपुर का चुनाव क्या अहमियत रखता है, कितना अहम है, इसको आजम खान की इन दो लाइनों से समझ सकते हैं। आजम खान ने कहा कि चुनाव जीतकर तकलीफों का हिसाब लेना है और चुनाव में कोताही हुई तो उनकी काली रातें और काली हो जाएंगी। आजम खान यूपी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं और समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोट बैंक की गारंटी थी। समाजवादी पार्टी ने रामपुर से आसिम रजा को उतारा है। आसिम रजा कौन है, क्यों आजम खान ने इस चेहरे पर इतना बड़ा दांव खेला है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा आजम खान की बात। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच कुछ ठीक नहीं है। आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं। यह खबर सियासी गलियारों में खूब गूंज रही थी। यह सच है, अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर आजम खान को खोना नहीं चाहते। ऐसा हुआ तो जिस मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर समाजवादी पार्टी जीतती रही है वो टूट जाएगा। जब दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो अखिलेश यादव ने रामपुर की पूरी जिम्मेदारी आजम खान को सौंप दी। किसको उतारना है, कैसे चुनाव लड़वाना है, कैसे प्रचार करना है, टोटल कंट्रोल आजम खान को दिया गया। ये फैसला इस बिना पर लिया गया है, हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारी आवाज में कितना दम, हमारे वजूद के दम को तो लोगों ने तस्लीम किया है, हमारे वजूद और हमारी हैसियत को तो सराहा ही। लोगों ने हमारी मोहब्बत में अपनी बेहिसाब कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन आज एक नया इम्तिहान है उनके सामने, क्योंकि हम में से किसी को हमेशा नहीं रहना है, कोई अमर नहीं है। अगर कोई चीज अमर है तो वो है विचार, उसूल, जो हम आप तय करेंगे, वही उसूल आने वाली सदियों तक काम करेंगे। और जिस दिन आसिम राजा जीतेंगे उस दिन ये तय हो जाएगा कि जिस मिशन को लेकर हमने शुरुआत की थी, अब उस मिशन को नुकसान पहुंचाने वाला है। अब जरा समझिए क्यों रामपुर उप लोकसभा चुनाव को आजम खान एक खास मिशन बता रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से आजम खान उतरे थे। बीजेपी की तरफ से जयाप्रदा थी। आजम खान को 52.71% वोट मिले और जयाप्रदा को 42.34% वोट मिले। 1,09,000 से हार जीत का फैसला हुआ। आजम खान यूपी विधानसभा में चले गए। अब उनको अपना उत्तराधिकारी मैदान पर उतारना था, जिसका नाम है आसिम रजा। आजम खान साहब से हमारे पुराने रिश्ते हैं, उन्होंने एक भरोसे का इजहार किया है, बेपनाह शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार हूं आजम खान साहब। आजम खान साहब से बड़ा करीबी और जज्बाती रिश्ता है। आजम खान साहब के हर पैगाम पे, हर तहरीक पे लोगों ने लबैक कहा है, लोगों ने आप साथ चले, भरपूर साथ दिया है। और ये इलेक्शन भी हम सबके लिए बहुत है, आजम खान साहब के लिए बहुत है। जिस तरह साबिक में पहले रामपुर के लोग आजम खान साहब के पैगाम को उनकी आवाज में आवाज मिलाकर चलते रहे,
इंशाल्लाह लोकसभा के इस इलेक्शन में भी लोगों के जज्बात इसी तरह रहेंगे। आसिम रजा ये नाम अब तक चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं बना, ना कभी विधानसभा का चुनाव लड़े, ना कभी लोकसभा का। हाँ, इनका नामांकन कई बार भरा गया और फिर पर्चा वापस ले लिया गया। आसिम रजा रामपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष पद पर हैं। आजम खान के बेहद करीबी हैं। आसिम रजा शमसी बिरादरी से आते हैं। पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी में गठबंधन था। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस से था। इस बार समीकरण और ज्यादा बदले हुए हैं। कांग्रेस और बीएसपी ने रामपुर में अपना उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख से अधिक मतदाता है। रामपुर में 50.57% मुस्लिम आबादी है और 45.97% हिंदू जनसंख्या है। यानी मुस्लिम यादव समीकरण सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन बीजेपी ने इससे आगे का खेल खेल दिया है। रामपुर में इस बार बीजेपी ने जयाप्रदा पर दांव नहीं खेला है। जयाप्रदा आंध्र प्रदेश से हैं, वहां से राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। बीजेपी ने जयाप्रदा को आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक्टिव किया है और रामपुर का जिम्मा मिला है घनश्याम लोधी को। घनश्याम लोधी रामपुर के बड़े राजनीतिक माने जाते हैं। बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी तीनों पार्टियों का खासा अनुभव है। घनश्याम लोधी ने यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। बहुत कम लोग जानते हैं घनश्याम लोधी आजम खान के बेहद करीबी हैं। आजम खान की ताकत, कमजोरी, उनकी रणनीति सबकी बारीकी से समझ है। यही वजह है घनश्याम लोधी डंके की चोट पर कह रहे हैं आजम खान मैदान से हटे तो मैदान अब उनका हुआ। कहना चाहूंगा एक तरफा चुनाव है। मैं समझता था अगर माननीय हमारे जो यहाँ से मंत्री रहे हैं आजम भाई और उनके परिवार से कुछ होता तो लगता तो कुछ फाइट होती, लेकिन अब एक तरफा चुनाव है और ये जैसे चुनाव 1-2 दिन में बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल सामने आपके आ जाएगी। रामपुर में मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, लेकिन बीजेपी का यहाँ पर विजयी इतिहास रहा है। रामपुर से 3 बार बीजेपी लोकसभा चुनाव जीती है। रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी भी सांसद रह चुके हैं। मुस्लिम राजनीति का भरोसेमंद चेहरा है और बीजेपी ने उनको रामपुर का मोर्चा सौंपा भी है। रामपुर के समाज के सभी वर्ग नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प को अपने पर मोहर लगाएंगे और मैं उनके नामांकन में आज आया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि यहां से लोग जो है वो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। रामपुर से आजमगढ़ की दूरी करीब 600 किलोमीटर है और यहाँ भी चुनावी शंखनाद हो चुका है। आजमगढ़ के तरक्की से प्यार हाँ, तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए लोग कि प्रदेश में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आजमगढ़ अखिलेश यादव की लोकसभा सीट थी, अब किसकी होगी? इस सवाल ने सबको उलझा रखा है, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मुकाबला नहीं है, बल्कि आजमगढ़ के रण में मायावती भी आ गई हैं। मायावती आजमगढ़ के जरिए 2024 चुनाव की तैयारी कर रही हैं। बीएसपी मुस्लिम दलित समीकरण को मजबूत बनाना चाहती है। आजमगढ़ के चुनावी मैदान पर बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ है। वो भी मानते हैं कि आजमगढ़ में मुकाबला बीएसपी से ही है। जितना मजबूत प्रत्याशी आई लड़े में उतने मजा आई, काहे कि जी आशीर्वाद बहुत मिला था और सब लोग, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, सपा से लड़ाई कोई है नहीं। इस बार लड़ाई जो है वो बसपा से है। पहले ये हवा बहुत तेज थी। आजमगढ़ में अखिलेश के बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। आजमगढ़ की जनता को भी यही लग रहा था, लेकिन आखिर में नाम अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का फाइनल हुआ, जिनको जीत का पूरा विश्वास है। समाजवादी पार्टी से मुकाबला वास्तव में इस जिले में न किसी का था और न किसी का है और न किसी का हो पाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पे समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, आजमगढ़ की जनता ने जो लाड़ दुलार सम्मान
यहाँ की जनता ने दिया है। हम लोग जीवन पर्यंत भी सेवा करेंगे तो आजमगढ़ के लोगों से कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते। धर्मेंद्र यादव का इतना विश्वास इसलिए भी है क्योंकि आजमगढ़ से 5 बार समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। 2014 में मुलायम सिंह यादव यहां से जीते, 2019 में अखिलेश यादव विजयी हुए, जबकि बीजेपी 2009 में एक बार ही जीत सकी है। इस बार समीकरण थोड़े बदले हैं क्योंकि जिस निरहुआ ने 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश को टक्कर दी थी वो अब भी आजमगढ़ में मौजूद है। बस हम इतने कहल चाहत अपना आजमगढ़ के लोग से कि भैया बहनी आप लोग कभी जाति खातिर कभी धर्म खातिर अलग अलग विचारधारा खातिर आप लोग बहुत बार वोट कैली। ए बार एगो अच्छा मौका मिलल बा हमनी के, काहे कि उपचुनाव है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा। जैसे आप लोग सबके मौका देनी वैसे एक मौका हमरो के देई। अगर हम ये 2 साल में आप खातिर के आजमगढ़ खातिर के बाकी लोग से अच्छा ना करब तो बदल दिया लोग, काहे कि आप लोग के फिर 2 साल बाद चुनाव मिले वाला है। बस ये कहल चाहब। 2019 चुनाव में अखिलेश यादव को 60.4% वोट मिले थे, जबकि निरहुआ को 35.1% वोट मिले। लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव और मायावती में गठबंधन था। इस बार मायावती ने रामपुर में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन आजमगढ़ में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीएसपी ने शाह आलम और गुड्डू जमाली को उम्मीदवार चुना है। गुड्डू जमाली ने AIMIM के टिकट से यूपी चुनाव लड़ा था। इससे पहले 2012 और 2017 में बीएसपी के टिकट से मुबारकपुर विधानसभा का चुनाव जीते थे। गुड्डू जमाली वैसे तो समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं, लेकिन अब बीएसपी के पास वापस लौट आए हैं। मेरा जन्म बसपा में हुआ है, मैं बसपाई हूँ। मेरा जो कहते हैं ना आत्मा बसपाई है। ठीक है, वो एक फेस था। MIM का भी शुक्रिया, कोई मुझे उससे वो नहीं है। उन्होंने भी मेरे साथ एक कठिन समय में वो लोग खड़े हुए थे। आई एम थैंकफुल टू देम। और कोई उनसे कोई ये नहीं है कि कोई वो है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल घर है वो बसपा में है और मैं अपने ओरिजिनल घर में हूँ। आजमगढ़ अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। अगर अभी हार मिली तो 2024 के सारे समीकरण बदल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले और योगी आदित्यनाथ पर सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने वालों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। योगी मथुरा गए थे। 2 दिनों के अपने दौरे में योगी आदित्यनाथ ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा की। इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि का भी उन्होंने दौरा किया। बरसाने में राधा रानी जी के भी दर्शन किए। लेकिन योगी आदित्यनाथ मथुरा में ही एक मुसलमान की समाधि पर भी गए, जिसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। योगी ने उस मुसलमान की समाधि पर जो लिखा वो भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसका मैसेज पड़ा है। जब धर्म के नाम पर एक दूसरे की जान लेने को लोग आमादा हो, मजहब के नाम पर जहर फैलाया जा रहा हो, ऐसे वक्त में रसखान के यही शब्द नफरत के जहर पर अमृत की बूंदों की तरह है। ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो धर्म को मुद्दा बनाकर इंसानियत की धज्जियां उड़ाने में परहेज नहीं करते। इसीलिए रसखान जरूरी है और उनको समझने की जरूरत है। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हजारों दंगाई निकले और पत्थरबाजी कर हालात को बिगाड़ना चाहा। तब सवाल योगी के लॉ एंड ऑर्डर नीति पर खड़ा हो गया, लेकिन दंगाइयों का हिसाब हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने का फरमान जारी कर दिया है, तो दूसरी तरफ मथुरा में रसखान की समाधि पर फूल चढ़ाकर एक और मैसेज दिया है। ऐसा नहीं है कि योगी को मुस्लिम पसंद नहीं है और योगी मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। योगी को भी मुस्लिम पसंद है, योगी को भी खान पसंद है, लेकिन उनको अब्दुल हमीद पसंद है, रहीम पसंद है, कबीर पसंद है, रसखान पसंद है। प्रेम प्रेम सब कोउ कहत प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। जरा सोचिए, आज के वक्त में अगर रसखान होते तो उनका क्या होता। न जाने कितने फतवे जारी कर दिए जाते, न जाने कितने सर कलम करने की धमकियां मिलती, न जाने कितने भाईजान काफिर काफिर कहकर चिल्लाने लगते। आज जो हालात, जिस तरह से एक दूसरे के धर्म को लेकर बवाल हो रहा है,
यकीनन रसखान होते तो उन्हें भी इन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रसखान की अहमियत समझते हैं तो उसका मतलब बहुत बड़ा है। धर्म का पहला कार्य ही सेवा का है। धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, पूजा पद्धति उसका एक हिस्सा हो सकता है। और इसीलिए हमारे यहां तो यही कहा गया है, कामे दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम, यानी एक ही कामना होती है। हम हर भारतीय की एक ही कामना थी। एक सन्यासी, एक योगी अपने आप को इस बात के लिए समर्पित करता है, मुझे स्वर्ग का वैभव प्राप्त हो, ये उसकी कामना नहीं होती। मुझे राजपाट प्राप्त हो, ये भी उसकी कामना नहीं होती है। मुझे अच्छा धन और ऐश्वर्य मिल जाए, ये भी नहीं उसकी इच्छा होती है। परिवार से वह संपन्न हो जाए, सुखी हो जाए, ये भी उसकी इच्छा नहीं होती है। इच्छा क्या होती है? मानवता के कल्याण के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर सकूं। और कामे दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर सकूं। मूसेवाला मर्डर केस के मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा हो गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई इस मामले का मास्टरमाइंड है। ये जानकारी स्पेशल सेल के सीपी एचजीएस धालीवाल ने दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई से आगे की पूछताछ की जा रही है। आज जो पुणे से महाकाल नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है वो शूटर्स का एसोसिएट था। आगे की पूछताछ में महाकाल अहम कड़ी साबित हो सकता है। अब तक इस मामले में 5 शूटर्स की पहचान हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्लान बनाकर लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला का मर्डर करवाया। महाराष्ट्र पुलिस से भी हमने कुछ इनपुट शेयर करी हैं। इनफैक्ट उनकी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी हमारे स्पेशल सेल की टीम में जो मेन इन सब का ऑर्गेनाइजर है लॉरेंस बिश्नोई, उससे क्वेश्चनिंग कर रही है। ऐसा ये है कि हाँ मैंने ही मरवाया है अपने गैंगस्टर से, अपने ग्रुपों से कुछ भी। इस केस का बेसिकली जो आप इस टाइम पे जानना चाहते हैं ये नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द किलिंग। कैसे किया वो वी विल नॉट बी एबल टू शेयर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।